सेंटर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में अचानक से आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के ठीक पीछे है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूरा इलाका यहां पे धुआं धुआं हुआ है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतांशी लाइव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। अमृतांशी, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी है, कितनी देर में इस आग पर काबू पाया जा सकता है और क्या पता चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है? बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर आपको ये भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, यही वो जगह है जहाँ से अब से कुछ ही देर पहले बहुत तेज़ी से धुआं निकल रहा था और आपको दिख रहा होगा कि 6 से 7 यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँच चुके हैं, जो कि आग अंदर जो लगी हुई थी उसको बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए परेशानी ये है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये मानसरोवर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। पास में ही यहाँ पर बीजेपी कार्यालय है। अब क्योंकि इसके बेसमेंट में भी ऑफिसेज है, बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑफिसेज हैं, तो बेसमेंट पे जब आग लगी तो वो आग काफ़ी तेज़ी से फैली। क्योंकि बेसमेंट में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो आग तेज़ी से फैली और धुआं काफ़ी तेज़ी से फैला। गनीमत ये रही कि लोगों ने जल्द जो है जो फायर ब्रिगेड है उनको जानकारी दे दी और पुलिस को जानकारी दे दी, तो तत्काल जो है यहाँ पर पुलिस कर्मी और जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पर पहुँच गई। काफ़ी सारी, हालांकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद है। आग को फैलने नहीं दिया जा सकता था क्योंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत बड़ा ये जो है एक ऑफिशियल जो है हम कह सकते हैं जगह है, बहुत सारे ऑफिस में है। गनीमत ये है कि कोई फिलहाल अभी जान का नुकसान नहीं है क्योंकि आज संडे का दिन था, रविवार का दिन था, तो कोई खास यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे। आम जो दिन होते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं ज़रूर, लेकिन अभी आपको क्योंकि धुआं बुझा हुआ दिख रहा होगा तो फिलहाल देखिए आग पर पूरी तरह से काबू पाने के प्रयास जारी है। लगभग काबू पा ही लिया गया है। ज़रूरी भी था क्योंकि देखिए अगर आग फैलती तो जाहिर तौर पर बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर लगातार पुलिस बल जो है वो मौके पर मौजूद हैं, जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन आग किन वजहों से लगी फिलहाल अभी वो कारण जो है वो नामालूम है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ATM भी है, ऊपर बड़े जो है दुकानें भी हैं। फिलहाल सब बंद है क्योंकि रविवार का दिन है, लेकिन अब आग पर धीरे धीरे काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है, थोड़ा धुआं निकलता हुआ आपको अभी भी नज़र आएगा। आग किस वजह से लगी, किस चीज़ में आग लगी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अक्सर गर्मी में जो है ये परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ की बिजली जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएगी जिससे कि कोई परेशानी ना रहे और आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास लगभग यहाँ पर फायर ब्रिगेड उससे सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, राहत की बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ है और आग पर काबू पाने की कोशिश पूरी होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन इसके बगल में बीजेपी ऑफिस है और वहां पर थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम कहेंगे कि 500 मीटर भी नहीं होगा, काफ़ी कम दूरी पर बीजेपी का ऑफिस है। बीजेपी और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स दोनों आपस में लगे ही हुए हैं। इसी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो आग लगी है। आप देख रहे होंगे अब दुकानों को खोला जा रहा है, धुआं दोबारा से दिखने लग गया है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आग भड़कने लग जाती है। हालांकि सब कुछ सुरक्षित है, आग फैली नहीं, क्योंकि अगर बिल्डिंग में आग फैलती तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती क्योंकि ये जगह बहुत जो है वो बड़ी है, कई दुकानें हैं, जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन जो है समझदारी रही लोगों की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस बल की कि वो लगातार सीधे यहाँ पर पहुँचे जल्द से जल्द और अब आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ देखिए अंदर किया जा रहा है जिससे कि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन अभी कोई जो है वो खासा नुकसान यहाँ पर दिख नहीं रहा है और क्योंकि अब आग नहीं फैल रही है इसी कारण यहाँ पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई नुकसान अभी दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ये दर्शकों को तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अगर कुछ मिनट पहले की तस्वीरों में आप देख सकते थे यहाँ पे धुआं निकल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की कोशिश जो है वो रंग लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन अमृतांशी, मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या नेताओं के आने का सिलसिला जारी है? बिल्कुल, देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला ज़रूर बीजेपी ऑफिस में जारी है। एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर आग फैली नहीं, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, कंट्रोल यहाँ पर कर लिया गया है। अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि नुकसान होने से बच गया, क्योंकि इसके पहले ये पहली बार का नहीं है जब भोपाल में या फिर इस बिल्डिंग में आग लगी। उसके पहले भी अगर आप ऊपर तरफ देखेंगे तो ऊपर तरफ यहाँ पर पहले एक बार बहुत बड़ी आग लग चुकी है। उस समय भी वो आग बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग काम करते हुए जो है वो आते हैं। पहली बार का ये मामला है नहीं, इसलिए तत्काल प्रभाव से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल अभी राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोई नुकसान की खबर तो चलिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम की तारीफ करनी होगी, उन्हें समय रहते ही एक खतरे को भांप लिया और बड़ा खतरा यहाँ पे टल गया है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए अमृतांशु आपका शुक्रिया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आज हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा को 12 ज्योतिर्लिंगों से जोड़ा जाएगा। सीएम ने ये भी कहा कि आने वाले समय में हेली सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है। हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। तो वहीं इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। अब उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम ने कहा कि जल्द ही 2 और हेलीकॉप्टर आएंगे, इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बबलू शर्मा जी से इंदौर को बड़ी सौगात मिली है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, उज्जैन मतलब महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है, जिसके आधार पर आज 2 हेलीकॉप्टर प्रारंभ में आए हैं। जुलाई में 2 हेलीकॉप्टर और आने वाले हैं। ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी सौगात है। इसमें इंदौर को सौगात मिली है। इंदौर से उज्जैन और ओंकारेश्वर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की यहाँ के निवासियों को या बाहर वाले भगवान के दर्शन के इच्छुक सभी श्रद्धालुओं की सुविधा मिलेगी। मुझे लगता है कि धार्मिक पर्यटन बढ़ावा देने की दिशा में ये योजना बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के भोरासर स्थित प्राचीन तालाब में गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जलदान किया और पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही पानी के संरक्षण को लेकर सभी को संकल्प भी दिलाया। हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5 महाभूतों की सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संरचनाओं का जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में विशेष बैगा जनजाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा देने के लिए वन विभाग का फॉरेस्ट उनसे वसूली कर रहा है।
और योजनाओं का फायदा मिल सके, इसके लिए बैगा जनजाति के लोग कर्जा लेकर या फिर अनाज बेचकर रिश्वत की कीमत चुकाने को मजबूर है। यहां जिले के बैरासी में वन अधिकारी पर एक शख्स से वन अधिकार का पट्टा देने के नाम पर 20,000 रुपए की वसूली करने का आरोप लगा है और अब जमीन पर जाने पर उससे बदसलूकी की जा रही है। तो वहीं फॉरेस्टर ने उस पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। मोर घर वाली पैसा निकाल के दी भाई, चाहे एक घाव 10,000 रुपया दीन, एक घाव 10,000 रुपया दीन, दो घाव करके भाई 10,000 दिन तो 20,000 कुछ न गए। तो ये करके लग पैसा, आज तक नहीं कुछ रसीद पसीद नहीं दीन, न कुछ बताई। और मैं वहाँ कागज करा था तो वहीं जाते हैं, एक मुंशी हड़कावत हैं, डिप्टी जाते हैं वो हड़कावत हैं। पीआर बेदखली का आवेदन बनाया गया उसका और डिवीजन भेजा गया। मेरे द्वारा किसी से, वहाँ समिति के अध्यक्ष और सब समिति के सदस्य लोग थे, मेरे द्वारा किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। वो तो बता रहा था कि उसकी घरवाली दी है सब से अरे समिति के सदस्य उपस्थित करवा, चौकीदार लोग थे, मैं अकेला थोड़ी था। उधर टीकमगढ़ जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पर एक पति अपनी पत्नी पर दहेज के लिए लगातार दबाव बना रहा था। दहेज देने से इनकार करने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर अपना रिश्ता तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पर पीड़िता नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंची है और पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मारपीट करके हमें घर से भगा दिया। हम अपने मायके आए, हमने अपने घर में बताया और बोले पैसे लेकर आना। फिर 4 दिन तक इनने हमें कॉल किए कि इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ अभी। और हमारे पापा के पास पैसे नहीं थे, कर्ज ले लेकर हमारे पापा ने शादी की थी हमारी। फिर 12 तारीख को 8 बज रहे थे रात में, इनने हमें कॉल किए और बोले हम तुम्हारे घर पे हमला कर रहे। फिर नीचे गाड़ी लेकर आए और इनने गाली गलौज की और हमें खचोर कर अपने साथ ले जा रहे थे। इसमें फिर हमारे भाई लोग थे, उन लोगों ने हमें बचाया, तो इनने हमारे भाइयों के साथ हाथापाई की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और बोल रहे थे कोई नहीं बचेगा, हम सबको मारेंगे। शिवम टॉकीज कोतवाली के निवासी हैं। इनके द्वारा आज एक शिकायत की गई जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति जो सखावत शाह हैं, उनके लगातार मानसिक प्रताड़ना करते थे और दिनांक 12/6 को इनके पति द्वारा इनको मौखिक रूप से तलाक देकर इनको तलाक दिया और इनकी मारपीट की गई, जिस पर इनकी शिकायत पर धारा 498A, 294, 323, 506, दहेज अधिनियम 3/4 व मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। गरियाबंद के पसौद गांव में युवती के शव से अंग निकालने के मामले ने तूल पकड़ा है। मामले में तांत्रिक और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया गया है। मामले में कब्र खोदकर युवती के शव से अंग निकाले गए थे। गायब अंगों में दोनों हाथ और सिर शामिल है, जिसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस का पीछा किया और ग्रामीणों के दबाव के बाद पुलिस ने संदिग्ध तांत्रिक और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया। वाहन का जो अवशेष गायब है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए और कार्रवाई फिर से डॉग का मांग किए हैं। वही चाहते हैं कि अच्छा से कार्रवाई हो, जो अंश गायब है वो हमको मिल जाए। जो और कोई मुख्य आरोपी है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आरोपियों के साथ में यदि किसी और की संलिप्तता है तो उस पे उनका यह है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। तो उस पे ग्रामीणों को हमने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया अभी चली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके बाद में जैसे ही होता है और उनकी जो भी छोटी मोटी मांगे थी उसको हमने रिकॉर्ड पे लिया है और उस पर बिल्कुल अमल करके उस पर प्रयास रहेगा प्रशासन और पुलिस के द्वारा कि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री करके अपराधियों को पहुंचे। तो इस हिसाब से उनको समझाइश दी गई और उस समझाइश से वो संतुष्ट भी हुए हैं। इंदौर शहर में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। इस मामले में महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक लोहा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मामले की जांच शुरू हुई तो परतें खुल गई। मामला हनी ट्रैप का निकला, जिसमें सामने आया कि महिला सहित अन्य आरोपी से 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे, जिसके बाद से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी।
जब हमने जो पीड़िता है और उसके पति का मोबाइल फ़ोन वगैरह चेक किया हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी ऐसी साक्ष्य मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये जो घटनाक्रम है इसको पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। इसमें जो आरोपी है मित्तल, उसके आई कार्ड, उसका जो कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड, वो एक अन्य आरोपी को भेजकर उसके संबंध में जानकारी निकाली गई घटना के पहले, और पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया गया। ऐसे 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम घटित किया गया है, और उसमें जांच उपरांत आज प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश के साथ ही धमतरी जिले में भी ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं नौकरी के नाम पर ठगी तो कहीं दोगुना सैलरी के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है। धमतरी जिले में एक कंपनी संचालित है जिसे प्रो इंडियन फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुडवे के नाम से जाना जाता है। आरोप है कि कंपनी ऑनलाइन माध्यम से युवक युवतियों को ज्यादा सैलरी और जॉब देने के नाम पर ठगी करती है। तो यही नहीं, युवक युवतियों के साथ यहाँ पर शोषण किया जा रहा है और युवक युवतियों को बंधक बनाकर भी रखा जा रहा है। मामले की शिकायत 2 युवतियों ने कोतवाली थाने में की है, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जब हम लोग घर जाना चाहे तो हम लोगों को रूम में बंद कर दिए थे, लॉक कर दिए थे। हम लोग इतना रिक्वेस्ट से कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो हाथ उठा रहे थे कि नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, ऐसा करके हम लोगों के सामान को भी फेंक रहे थे और हाथ को एकदम बुरी तरीके से पकड़ रहे थे। हम लोग के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। जब से मैं थी और तब से ना मेरे को ना ठीक से खाने को नहीं मिलता था। 4 ही दिन जब तक ट्रेनिंग लगाए ना, जब तक कलेक्शन नहीं हुआ उनका ना पैसा, जब तक उनके हाथ में नहीं आया तब तक एकदम गेस्ट की तरह हम लोग को ट्रीट किया गया। जैसे ही उनको कलेक्शन मिला एकदम दुर्व्यवहार हमारे साथ करने लगे। एक टाइम का खाना मिलता था, वो भी बड़ी मुश्किल से, खाना में कुछ वो रंग ढंग नहीं था, एकदम से जानवरों टाइप का खाना देते थे। बस मेरे को बस यही चाहिए कि ये गुडवे जो कंपनी है, कम्युनिटी है, जिस ब्रांच में फैला है ना वो बंद हो जाए। मेन ब्रांच इसका बिलासपुर में है, पहले तो वो ही बंद करवा दिया जाए, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ग्रो इंडिया फैशन लिमिटेड करके कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला कंपनी है, जो किसी को मैसेज करके या बाहरी व्यक्ति को मैसेज करके 20 से 25 साल के युवाओं को अपने झांसे में लेता है। साथ ही जो इनके जो साथी हैं उनके साथ हाथापाई मारपीट हुआ है और वह राती को अपने रूम से भाग गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई हो और इनको उनके चंगुल से छुड़ाए। गुडवे ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ में हमें शिकायत मिली, शिकायत की जांच की जा रही है और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो कंपनी से उसके लिए वैधानिक दस्तावेज की मांग की जा रही है। अभी सुनने पे आ रहा है कि लड़कियां असुरक्षित जगह पे रहती हैं, जिस एरिया में रह रही हैं सब जगह पेट्रोलिंग वगैरह भी करवाई जा रही है। और अब चलिए बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां पे 10 जून को हुई हिंसक घटनाओं में आगजनी के मामले में पुलिस ने अब तक 9 FIR दर्ज की है। इधर पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। आगजनी की घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी कर रही है। हिंसा में शामिल 132 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। अभी हमने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिनके खिलाफ गंभीर जो धाराएं पूर्व लगी है वही धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी करके जेल निरुद्ध किया गया। इस प्रकार आज तक हम देखें तो उसमें लगभग 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें हमारी जो साइबर की टीम है, वीडियो एनालिसिस की टीम है, डाटा एनालिसिस की टीम है, ये अलग डिफरेंट टाइप के हमने इसमें अलग अलग टीमों का गठन किया है, जिनके द्वारा लगातार चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और इसमें जो जितने भी संदिग्ध आरोपी उनकी पहचान की जा रही है और लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। 10 जून को बलौदा बाजार में हुए हिंसक घटना और आगजनी के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। अब तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 129 बालिग हैं। अब गिरफ्तारी के दौर में एक नाम आ रहा है भीम रेजिमेंट का। भीम रेजिमेंट जो है एग्रेसिव नेचर के, इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। भीम आर्मी के लोग भी तोड़फोड़ किए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस सूत्रों की माने तो भीम रेजिमेंट के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उमेश सोनवानी और संभाग अध्यक्ष जो है रायपुर के राखन बांधे, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावे जो है कांग्रेस के नेता हैं उपेंद्र भारती, इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ में ही 8 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रीतम दास बघेल की भी
बर्मन की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे करके जो 132 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पुलिस जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। और देखने की बात होगी कि इसमें अब कितना ज्यादा संख्या और अपराधियों की जुड़ती है। अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 9 FIR पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और लगातार FIR की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि लूटपाट की घटना भी इसमें सामने आई है, तो इस पर भी जल्द पुलिस FIR कर सकती है। हालांकि अभी तक शिकायत नहीं आया है, लेकिन बात निकल करके आई है सीसीटीवी फुटेज और दूसरे वीडियो फुटेज में भी देखने को मिला है। तो अब देखने की बात होगी कि कब तक ये मामले और इन अपराधों में किस तरह से FIR की संख्या बढ़ती है और किस तरह से धाराओं की संख्या बढ़ती है, ये भी देखने की बात होगी। बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला। बेमेतरा के किसान बारिश के चलते खराब हुई फसलों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत राशि की मांग कर रहे हैं। 78,000 किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को नुकसान की जानकारी देते हुए बीमा की मांग की थी, तो वहीं अब तक केवल 27,000 किसानों को ही सहायता राशि मिली है। किसानों का कहना है कि मुहैया की गई राशि फसलों को नुकसान के मुकाबले बहुत कम है, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है केंद्र सरकार के पोर्टल से ही किसानों के खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं। अरे क्या बीमा कहते हैं साहब, आप तो वीडियो करके ले जाते हैं, हमको तो बीमा मिलता नहीं है। बीमा वाले सरकार है बोलता है कोई मतलब फायदा नहीं होता हम लोग को। हर साल पैसा बीमा काटता है भाई, KCC लिए है तो बीमा पैसा काटेगा, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। तो करे क्या हम लोग किसान लोग काहे कुछ नहीं, बीमा की राशि हर साल पैसा पटावत है, जब समय आते अकाल होते पानी नहीं मिला, अलग से अलग काल से बेमौसम पानी गए थे, बीमा राशि पैसा मिलबे नहीं कर, बेवकूफ बनावत हर साल। हाँ देते भी कते कर देते। अरे भाई के 10,000 देबो की थे तो 2,000 ले देते, कोनो यदि कोकड़ों में आवा थे खाता में, कोकड़ों में भी नहीं कराए, कोई मतलब नहीं बीमा कराए से, वो बंद कर दिया जाए बीमा ला। 78,000 कृषकों से इंटीमेशन प्राप्त हुई, फसल क्षति की सूचना प्राप्त हुई थी, सर्वे किया गया और फसल कटाई के आधार पर भी क्लेम बनेगा। अभी 27,000 कृषकों के लिए 17,81,00,000 की राशि जारी हुई है। भारत सरकार के पोर्टल से भुगतान हो रहा है, सैंपल सर्वे के आधार पर भी भुगतान होना है और फाइनल क्लेम जो है उपज के आधार पर भी होना है। कांकेर में गरीब आवास के लिए करीब 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2018 में 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शहर के इमलीपारा और शिवनगर में 128 मकान की आधारशिला रखी गई थी। साल 2019 में काम पूरा करके उन गरीब परिवारों को मकान दिया गया था जिसके पास घर नहीं था। आवास के लिए हितग्राहियों से 75,000 रुपए की राशि जमा करना था, जिसके लिए गरीबों ने समूह बैंक और अन्य जगहों से लोन लेकर राशि जमा की, लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है और न ही इन गरीबों को उनका आशियाना आवंटित हुआ है। अब स्थिति ऐसा है, देखिए मैंने 5 वर्ष पहले 10,000 की राशि मैंने दी थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसमें मेरा नाम कई बार आया, कई बार नाम काटा गया, जिसको मैंने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से, नगर पालिका में जाके वहाँ टरकाया गया, अभद्र व्यवहार किया गया कि जाओ जब पैसा होगा तब देंगे। आप अगर देखना चाहोगे तो मेरे पास 2019 में मैंने जो राशि भरी थी उसकी रसीद भी है, जो सीमो साहब के नाम से मैंने भरी थी। और आज स्थिति ऐसे ना हमको घर दिया जा रहा है, हम 5 साल से किराए में भटक रहे हैं और हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते। नगर पालिका में जाने से बोला जाता है अभी पैसा नहीं है। आज घर हमको दिया जा रहा है कि गरीब माध्यम के हिसाब से, लेकिन और जब मकान बना है वो मकान जब जर्जर हो जाएगा उस स्थिति में हमें दिया जाएगा क्या, है ना। आज सीएमओ सर बोलते हैं कि कल होगा, आज होगा, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। तो 7 सालों से क्या हो रहा है, नगर पालिका क्या कर रही है। 7 साल हो गया, आवास योजना में फार्म भरे थे, नाम भी आ गया है और अभी तक नहीं मिला है। जब भी जाओ नगर पालिका आज होगा कल होगा, ये सिस्टम चल रहा है। क्या और हम मिलेगा बोल रहे हैं और अभी तक नहीं मिल रहा है। कितनी राशि जमा कर चुके हैं अभी तक? हम लोग अभी तक 25,000 रुपया जमा कर चुके हैं, वो भी बैंक से लोन लेके। और मेरा छोटा सा पान दुकान है, उसी में मैं घर चला रहा हूँ और मकान का किराया भर रहा हूँ। किराया भरने में भी असमर्थ हूँ, 4,000 रुपया किराया दे रहा हूँ। तो अभी किराया दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? 2 महीना हो गया नहीं दे पा रहा हूँ।
इसमें खासतौर पे कुछ हितग्राही द्वारा यहाँ पे जानकारी दी गई थी, आवेदन भी दिया गया था। 3-4 साल पहले ही उसकी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन कुछ शिकायत के कारण आवंटन को लेकर कुछ शिकायतें हुई थी, उसके कारण उसमें रोक लगा दी गई थी। और अभी जो स्थिति बनी है कि उसको आवंटन न होने के कारण थोड़ा वहाँ पे खराब भी हो रहा है, तो इसमें हमने सीएमओ और एसडीएम को एक टीम को भी आदेश कर दिया है। वो जाके इसमें विधि संगत कार्रवाई करते हुए जो आवंटन की प्रक्रिया है उसको तीव्र गति से तत्काल पूर्ण कर लेंगे। जो जानकारी हमको सीएमओ द्वारा भी ये दी गई थी कि इसमें कुछ उनके परिषद द्वारा कुछ अलग प्रस्ताव भी किए गए थे, तो उसको सबके मद्देनजर प्रयास ये रहेगा कि जो भी इस तरह के हमारे एसेट्स बने हैं उसका तत्काल जो भी उसके लाभार्थी हैं उनको आवंटन हो जाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए उनको बनाया गया उसकी पूर्ति हो सके। कांकेर शहर में गरीबों को सस्ते दाम पर आवास उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चालू की गई। योजना का शुभारंभ वर्ष 2018 में हुआ। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से शिवनगर और उदयनगर के इलाके में ये जो मेरे पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया और इस आवास को बनाकर पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन आवंटन आज तक नहीं हो पाया है। कारण इसके पीछे क्या बताई जा रही है? अधिकारी का कहना है कि अभी भी काम पूर्ण नहीं हुआ है, आवंटन की प्रक्रिया रुकी हुई है, लेकिन जो हितग्राही हैं वो पैसे जमा कर भी कोई 7 साल से, तो कोई 1.5 साल से, तो कोई 2 सालों से आवास के चाबी का इंतजार कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास खाने की बेहद समस्या है। कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो दुकानों में काम करते हैं, जिनके पास आवास नहीं है। वो लोन लेकर इस यहाँ से राशि जो है जमा करने के लिए वो राशि जमा किए हैं, आज लोन का ही पैसा बटा रहे हैं। किराए में रहकर जो है किराए के पैसे नहीं बटा पा रहे हैं, ये भी समस्या उनके सामने है। बावजूद इसके पालिका ने अब तक उन गरीबों के आवासों को नहीं भरा है, उनको आवंटित नहीं किया है, जिसके कारण वो बेहद परेशान हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद पालिका प्रशासन आखिर कब हरकत में आती है और उन गरीबों को जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं उन्हें आखिर आवास कब मिलता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।